रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज हरिद्वार दौरा, पतंजलि गुरुकुलम का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। सीएम धामी ने किया राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाने की घोषणा। कहा, हमारे युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे। सीएम समेत भाजपा नेताओं ने चलाया दीवार लेखन अभियान। लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बारिश बर्फबारी का इंतजार होगा खत्म। 3 दिन बाद प्रदेश में बदलेगा मौसम। बारिश होने से मैदानी इलाकों में कोहरे और गलन वाली ठंड से मिलेगी निजात। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाने की घोषणा भी की है। अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले बन रहे। साथ ही सीएम ने कहा कि देश और राज्य का भविष्य युवाओं की शक्ति पर निर्भर है। सीएम धामी ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाने की घोषणा भी की है। युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम धामी ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी किया है। युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाने की घोषणा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा महोत्सव का शुभारंभ बीते दिन किया है, ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार के, वो यही रहते हैं कि जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको किस तरीके से जो है रोजगार के अवसर उनको मिल पाए, या फिर किस तरीके से जो है आगे के लिए जो है जो युवा है कार्य करते हैं। हर तरह से जो है पार्टी में भी जो युवा है उनका भी योगदान रहता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर आगे चल रहे हैं। और युवा महोत्सव जिस तरीके से बीते दिन हुआ है उसमें काफी बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग भी किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो युवाओं के हित में लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर स्वरोजगार की बात हो। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीएम धामी ने जो बयान भी दिया है, उनका साफ कहना है कि जो उत्तराखंड के जो युवा हैं वो रोजगार देने के साथ ही जो है स्वरोजगार के अवसर भी जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं सभी को उन्होंने काफी मेहनती भी बताया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का युवा कार्य करता है, उनके हित को लेकर के लगातार हर तरह से धामी सरकार का प्रयास रहता है कि उत्तराखंड के हित के लिए, या फिर उत्तराखंड के हित की बात हो, या फिर उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी बात हो, या फिर उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं उनमें किस तरीके से कार्य किया जाता है, क्या कुछ योजनाएं जो हैं इस दौरान उत्तराखंड में दी जानी चाहिए, सभी चीजों को लेकर के धामी सरकार लगातार प्रयास करती है। और हर तरह से हर संभव मदद जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को देने के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। जी तो विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि इस वर्ष जो युवा महोत्सव की जो थीम रखी गई है वो यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये जो थीम है वो एकदम सटीक बैठती है, और देखा जाए तो रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी युवा बन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पर इसको थीम भी बताया है, जिस तरीके से युवा, उत्तराखंड का जो युवा है वो किस तरीके से जो है उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहा है, या फिर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, जिस तरह से विकसित करने के लिए उत्तराखंड को लगातार कार्य किया जा रहा है, उसके हित में युवाओं को जो है आगे लेकर के चलना काफी बड़ी जिम्मेदारी भी जो है एक तरह से हो जाती है सरकारों की। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, लगातार उनका यही प्रयास रहता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित किया जाए और जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर किस तरीके से खोले जाएं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हाल ही में हुआ है, उसमें तमाम जो एमओयू हैं वो भी साइन किए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं, तमाम उद्योगपति उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने उत्तराखंड में निवेश के लिए जो है यहाँ पर बात भी कही है और निवेश भी किया है, एमओयू साइन भी किए हैं। तो तमाम प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार के यही रहते हैं कि युवा है वो अपने आप में काबिल हो और रोजगार के जो अवसर हैं उनके लिए खोले जाएं। जी जय विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। सुबह 11:30 बजे पतंजलि गुरुकुलम में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे पतंजलि गुरुकुलम में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है आज। पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता शहजाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नहीं, बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे हरिद्वार। करीब 11 बजे दिल्ली से सीधे जॉर्ज एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देहरादून एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षा मंत्री राजनाथ से करेंगे स्वागत। करीब 11:20 पर मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार के गुरुकुल सांगली विश्वविद्यालय कैंपस में बनाए गए हेलीपैड। करीब 11:30 पर कार्यक्रम स्थल स्वामी दयानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। हरिद्वार रक्षा मंत्री राजनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अन्य वीआईपी के भी कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे मौजूद। जी शहजाद, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देहरादून में सोशल मीडिया पर क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी का नाम सानिध्य भट्ट बताया जा रहा है। आरोपी ने विराट कोहली और उनकी सुपुत्री पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की थी, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के जरिए की थी। हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर
और LGBT कम्युनिटी के ऊपर, और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियाँ फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है, और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि विशेष सत्र के जरिए राज्य आंदोलन के 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल भी पेश किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी जल्द मिलने वाला है और उसे भी विशेष सत्र में पटल पर रखा जाएगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है, आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव मनाएं। सीएम ने लोगों से कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया है। अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के। उत्तराखंड में एक तरफ भाजपा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि मेरे सपने में भगवान राम आए हैं। उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण देने के लिए उनकी इस पोस्ट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत की सभा में अब जनता नहीं आती है, इसलिए वे पोस्टों के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम उनके सपने में आ रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ी कृपा है। उनके सपने में राम आ रहे हैं और हमारे दिलों में राम है। हरीश रावत जी की सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्टर पे एक माध्यम बनता है, और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर, और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कई प्रदेशों का दौरा कर उत्तराखंड लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भ्रमण के दौरान मैंने तमाम प्रदेशों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान जो बेहतर सेवाएं जनता को मुहैया कराई जा रही हैं वहीं हम अपने प्रदेश में भी लागू करेंगे। साथ ही अब जनता से भी कुछ सुझाव लिए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवा में और बेहतर सुधार हो सके। साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले ताकि उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कई राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही हमें करेंगे कि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको अपने राज्य में लागू करेंगे। और हमारे राज्य में बहुत अच्छे जो काम हो रहे हैं वो भी मैं उन राज्यों में जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने कहा कि हमारे राज्य में ये अच्छा काम हो रहा है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अब पब्लिक डोमेन से भी सुझाव लेने जा रहे हैं कि हमको और अच्छा क्या क्या करना है। जिस भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर। खबर चंपावत से है। आगामी लोकसभा निर्वाचनों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत में दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें का अभ्यास ईवीएम के जरिए कराया गया। नोडल अधिकारी स्वीप जीवन ने बताया कि जनपद चंपावत के प्रत्येक तहसील मुख्यालय के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में ईवीएम प्रदर्शन के लिए गई टीमों के मास्टर ट्रेनर्स ने अब विशेष अभियान संचालित किया है। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को में निर्वाचनों को समावेशी, सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारे दिव्यांग मतदाता होते हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। और आज विशेष दिन है।
आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। आज के दिन हमारे जनपद चंपावत में सभी जितने भी हमारी ईवीएम प्रदर्शन के लिए मशीनें संचालित हैं, उनके द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों, विशेषतः जो दृष्टिबाधित हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनको कैसे मतदान करें, कैसे वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना मत दें, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में चालक वाहन चलाना छोड़ क्लर्क का काम कर रहे हैं। लोहाघाट डिपो के वर्कशॉप कार्यालय में क्लर्क न होने से निगम प्रबंधन चालकों से जबरदस्ती क्लर्क का काम ले रहे हैं और इसी वजह से काम में काफी गलतियां होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन अध्यक्ष जगदीश जोशी ने कहा कि निगम प्रबंधन ने डिपो को क्लर्क तो नहीं दिए हैं, उल्टा चालकों से क्लर्क की ड्यूटी करवाई जा रही है, जबकि डिपो में चालकों की काफी कमी है। इसका विरोध हमने पहले भी कर रखा है, सहायक महाप्रबंधक से भी कर रखा है, मंडलीय प्रबंधक महोदय से भी कर दिया है कि चालकों से कार्य न ले जाए। और यहाँ 3-3 आदमी पीछे से ड्राइवर रखे जा रहे हैं, तो एक सहायक बाबू के लिए, और जो उचित नहीं है, निगम हित में भी नहीं है। चालकों से कार्य, समयपाल का कार्य, डीजल कक्ष का कार्य सही नहीं हो पा रहा है। जैसे रोस्टर होता है, हमारा रोस्टर अगले दिन पड़ता है ग्रुप के माध्यम से, ड्यूटी चालक की जिस रोड पे लगी रहती है। अब अभी कल की ड्यूटी है, कल की ड्यूटी में ऋषिकेश गाड़ी जा रही है, तो ड्राइवर भी ऋषिकेश ही है उसमें। ये नहीं कि ड्राइवर मैं खुद जगदीश जोशी हूँ या XYZ, कोई भी ड्राइवर, उसका नाम होना चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम का सबसे पुराना डिपो लोहाघाट बदहाली के दौर से गुजर रहा है। दरअसल लोहाघाट डिपो में कई बसों में स्पेयर पार्ट्स की कमी है। परिवहन निगम के मैकेनिक किसी तरह जुगाड़ कर बसों को सड़कों में चलने लायक बना रहे हैं, जो कि यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। वर्कशॉप के फोरमैन प्रकाश बोठियाल ने बताया कि निगम स्पेयर पार्ट्स काफी कम संख्या में दे रहा है। जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता काफी निम्न स्तर की रहती है, जो कि बदलने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो जाते हैं। लोगों ने भरपूर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के स्पेयर पार्ट्स देने और पार्ट्स की गुणवत्ता की जांच की मांग भी की है। आरसी पार्ट्स एक तो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं टाइम से, और जो पार्ट्स आ भी रहे हैं वो सही उनकी लाइफ नहीं हो पा रही है, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है आरसी पार्ट्स में हमें। ये तो सब अधिकारियों को भी सबको पता ही है, बार बार हर जगह से शिकायत आ रही है, कोई हमारे यहाँ से नहीं आ रही शिकायत। ये तो रीजन में भी काम हो रहा है, गाड़ियों पे आरसी पार्ट्स जो लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। आय में तो फ़र्क पड़ेगा, जब गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो आय में फ़र्क पड़ेगा ही। हमारी तरफ से भी बार बार ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ पे कि ये काम का मतलब हमें सही पार्ट्स दिलवाया जाए। आरसी जो हमें पार्ट्स मिल रहे हैं, कम से कम ये तो रहे कि उनकी लाइफ कम से कम 3 या 4 महीने तो रहे, लेकिन ये तो कितने पार्ट्स तो ऐसे होते हैं कि लगने के बाद ही एकदम से काम नहीं कर पाते। राजधानी देहरादून के विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सभी विभागों की बैठक ली, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में 30 के लगभग ही विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मजहर नईम नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। और जहां जहां लाभार्थी जिस योजना का कम है उसका लक्ष्य बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और जो सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना, आम गरीब व्यक्ति किस तरीके से उसको रोजगार मिले, किस तरीके से उसकी सरकार योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाए, इस पर हमने बैठक की है।
तो देहरादून में एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसे निजी अस्पताल से दून अस्पताल रेफर किया गया था और कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। अब महिला की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बुजुर्ग महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक महिला स्वस्थ है और उसको जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। साथ ही कहा कि वर्तमान में अस्पताल में अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जा रही है। तो खटीमा पीलीभीत रोड मेन हाईवे से लगे हल्दी खेड़ा मजोला स्थित निजी फर्म में अवैध रूप से सागौन के पेड़ काटने की सूचना उप जिलाधिकारी को मिली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए गिल्टे को जब्त करने के आदेश दिए। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि हल्दी खेड़ा में स्थित निजी फर्म के कैंपस में 30 पेड़ों के कटान की परमिशन थी, जबकि 80 पेड़ों का कटान किया गया है। फिलहाल फर्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिकायत प्राप्त होती कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिया उन्होंने, जिस मात्रा में उनकी परमिशन थी उससे ज़्यादा। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच किए तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी, उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया। उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी की तक उसकी बिक्री की। तो चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक ढट्टी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ ने ढट्टी गांव में विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच न होने पर 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में आमरण अनशन करने और आत्मदाह की चेतावनी देते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की मांग की है। वहीं कहा कि सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर उनके द्वारा सभी सरकारी विभागों के दफ्तरों के कई चक्कर लगाए गए हैं, लेकिन मामले में कोई जांच नहीं हुई, जिससे आहत होकर अब वह इस कदम को उठाने जा रहे हैं। अब मैंने सभी प्रशासन अधिकारियों को शिकायत पत्र दे चुका हूँ। पूर्व में भी मैंने जिलाधिकारी देहरादून को भी शिकायत पत्र दे चुका हूं और आज पुनः जिलाधिकारी चंपावत को भी मैं आमरण अनशन, मेरी शिकायत पत्रों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा 9 तारीख से देहरादून सचिवालय, मुख्य सचिवालय के गेट के आगे। समस्या ग्राम पंचायत ढटी गांव की है। वैसे तो सारे ग्राम पंचायतों में ऐसा ही हो रहा है। ग्राम पंचायत ढटी गांव का ऐसा शोषण कर रखा है कि हम कह नहीं सकते हैं। किसी तरह से गरीबों की कोई लाभ नहीं दिया जाता है, कोई सहायता नहीं की जाती है। उन लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, उससे अलावा कुछ नहीं किया जाता। किसी की सुनवाई कुछ नहीं होती, कोई कागज भी नहीं बन पाते हैं उन लोगों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।